नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। बिहार में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। इस बार चुनाव 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। तो ये तो तारीखें तय हो गई चुनावी लड़ाई की। अब सारी पार्टियां कमर कस के पहले से ही मैदान में उतर चुकी हैं। अब थोड़ा तेजी आ जाएगी, और तेजी तो चुनाव प्रचार में तो आएगी ही, थोड़ा तीखापन भी आएगा, जो बिहार के और नॉर्थ इंडिया के सारे चुनाव में होता है। इसी को समझने के लिए और आज इस हफ्ते बिहार को लेकर जो भी चुनावी अपडेट है उसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। हरीश बिहार में गली गली घूम रहे हैं, खेत खेत खलिहान घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। हरीश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरीश, तारीखों का ऐलान हो गया है और 2 फेज में करने को कहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां ये भी कह रही थी कि एक ही फेज में कर दो। तो 2 फेज में बिहार का इलेक्शन होता है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस इनफ है, एक ही स्टेट में चुनाव है। इसके कोई और मायने भी हो सकते हैं क्या? मायने ये है सर कि जल्दी से जल्दी बिहार के चुनाव को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रशांत किशोर नामक जो बाढ़ चल निकला है सर, वो कितनों को घायल करेगा और कितने वोट्स को इधर-उधर करेगा। ये जो मुझे समझ आती है सर, बात वो यही है कि 2 चरणों में करने का सीधा-सा अर्थ ये है कि चुनाव को जल्दी-जल्दी वाइंड अप कर दिया जाए। क्योंकि अभी एनडीए की गवर्नमेंट ने सर, नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपए का ऐलान किया था महिलाओं को। तो वो जो अब ये फसल तैयार है और वो जल्दी से जल्दी इसको काटना चाहते हैं। और बिहार का चुनाव सर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये एक लैंडमार्क बनेगा सर चुनाव, कि हम कैसे सकारात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ सकते हैं। अब पिछली बार तो 0.03% का वोट का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। तो इस बार 5 साल जैसे भी बीते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा फर्क पड़ेगा? अब आप तो गली गली घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे जाकर लोगों से मिल रहे हैं, चौपाल पर बात कर रहे हैं लोगों से। तो आपको क्या लगता है, कुछ हवा बहती हुई सर इस दिखती है आपको? बार बिहार का चुनाव सर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या प्रेडिक्ट करें जो सही हो। एक एक दिन सुबह उठते हैं लगता है एनडीए की सरकार बनेगी, दोपहर होते-होते लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सर प्रशांत किशोर की होती है तो लगता है कि अगला मुख्यमंत्री बोल रहा है। तो सर ये इस बार तो बहुत चीजें उल्टी-सीधी होंगी, और मुझे लगता है कि इस बार की आंधी में सर पुराने-पुराने वटवृक्ष भी उखड़ के गिर जाएँगे, जो बहुत नामी-गिरामी लोग हैं, वो भी सर अपनी सीट शायद ही बचा पाएँ, क्योंकि कहीं न जैसे कहीं मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, आज भी ये बता रहा हूँ कि अंडर करंट है सर। कहीं न कहीं जनसुराज नामक एक जो करंट है, वो है, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। कौन से बड़े-बड़े धुरंधर हैं जो गिर सकते हैं इस बार? सर ये तो कह पाना मुश्किल है, पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिस तरीके से लोगों में उनकी नकारात्मक छवि बनी, अब उन्हीं नेताओं का नाम मैं रखूं तो ये वाजिब नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है लगभग सारी चीज। पर आप बताइए सर, बिहार जैसे स्टेट में उसका उप मुख्यमंत्री जो है सर, वो हत्या का आरोपी, और जेल रह के आया है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सर इतनी नेताओं की कमी हो गई है? चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सम्राट चौधरी पे कोई फैसला ही नहीं ले पा रही है। एकदम सर, जो दो उसमें राउंड में चुनाव की बात है ना सर, वो कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित है, क्योंकि लोग जो है इस बार सर बहुत क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर हो गए हैं सर, खुल के बाहर आ रहे हैं, और जैसे आप पूछेंगे ना तो वो खुल के सवाल भी पूछ रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट दिख रहे हैं बिहार के लोग। ये कहीं ना कहीं सर चुनाव पे असर होगा इसका। अब रही बात ये कि सर एनडीए उसका लाभ उठाएगा कि महागठबंधन उठाएगा कि जनसुराज अपनी तरफ खींच पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है सर अभी भविष्यवाणी करना। आप ओवैसी का नाम नहीं ले रहे हैं। सर ओवैसी, मैं अपने शब्दों में क्या कहूँ, ओवैसी जहां लड़ेंगे वहां महागठबंधन थोड़ा कमजोर होगा, ऐसा दिख रहा है सर। ये सबको पता है, इसमें क्या कहने की बात है। नहीं, कोशिश तो बहुत की उन्होंने कि महागठबंधन उनको जगह दे दे,
लेकिन महागठबंधन को लगता नहीं है कि वो उनकी अभी इतनी हैसियत है। सर महागठबंधन अगर उनको सीट्स दे देता है तो परमानेंट उनको स्टेबल करने की एक व्यवस्था कर देगा। अगर सीट नहीं देता है तो परमानेंट हार जाने की व्यवस्था उसकी हो जाएगी। उसकी स्थिति बहुत महागठबंधन की स्थिति ओवैसी को लेके बहुत डेल्यूजन में है सर। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको सीट दें या छोड़ दें, क्योंकि सीट देते हैं तो बिहार में उनका पांव जमेगा और सीट नहीं देते हैं तो वो अपनी सीट गंवा देंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये बहुत पचोपेच वाली स्थिति फंसी हुई है, वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है सर। 3 नेता ऐसे हैं सर जो बिहार को सीधा-सीधा बहुत अफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर हैं, फिर ओवैसी हैं और फिर चिराग पासवान हैं। इन तीनों का सर कहीं न कहीं वोटिंग पैटर्न में बहुत रोल रहेगा। और ये भी है कि अगर एक बार ओवैसी को वहां जमने दिया तो वो हमेशा के लिए वहां खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए महागठबंधन जैसे अ, अ, दलों का एक समूह है, वो भी कभी ये नहीं चाहेगा कि भविष्य के लिए अपने लिए दिक्कत पैदा करे। तो इसलिए भी उनको बिल्कुल। मदद नहीं करना चाहता। बेशक वो जानते हैं कि 2-4 सीटों का फ़र्क उधर पड़ेगा, अगर पड़ सकता है तो उसे कहीं और से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के साथ अभी सीटों पर बात ही नहीं हुई है, महागठबंधन की। सर महागठबंधन की क्या बात करें, एनडीए में भी लगभग यही स्थिति है। अब तक धर्मेंद्र प्रधान और चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हो पाई है, वहां भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। लगे हाथ महागठबंधन की भी यही स्थिति है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हाँ, बल्कि जनसुराज ये कह रहा है, प्रशांत किशोर बार-बार ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कैंडिडेट घोषित जनसुराज करेगी। जनसुराज लोगों के बीच ये बताएगी कि कैसे बिहार का कोई आम सा लड़का इस इतनी कुवत रखता है कि वो आपका प्रतिनिधित्व कर सके और चुनाव में उतर सके। इसीलिए मैं सर ये बार-बार कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बड़े-बड़े नेताओं को बिहार की गलियों की खाक छानने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये दिखता है सर कि बिहार का चुनाव कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे होगा। अब आप देखिए, घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जनता ने नकार दिया। वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जनता ने नकार दिया। जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता सुनना चाहती है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किसको बाहर करना है, पलायन को कैसे दूर किया जाएगा, शिक्षा पे कौन सी अलायंस ऐसी है जो सबसे अच्छा काम करेगी। तो सर पहली बार बिहार चुनाव में ऐसा हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे सर चुनाव होने जा रहा है और इसमें मुझे लगता है कि इससे सीधा-सीधा वोटर्स को फायदा होगा सर। आपकी तो मुलाकात प्रशांत किशोर से भी हुई होगी, तो उनका क्या कहना है वोट चोरी पर? क्या ये है मुद्दा? सर उनका उनका व्यक्तिगत रूप से पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पे वो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि सर वोट चोरी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे देखने, वो तो कर्नाटक की बात है, आप कर्नाटक में देखिए। लेकिन बिहार में हम कैसे पलायन को रोकें, कैसे बिहारियों की स्थिति सुधरे, कैसे बिहार जो सबसे गरीबी में सबसे नीचे निचले पायदान पे है, उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, कैसे गरीब के बच्चे की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से की जाए, इन सारे मुद्दों को वो लपकने की कोशिश करते हैं और उन्होंने बनाया है। सर हम इन मुद्दों को उनसे दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में उन्होंने इन मुद्दों को गढ़ा है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता इससे कनेक्ट करती है। आप देखिए, जो एक स्पेस सर तेजस्वी यादव का आज से 2 महीने पहले था, लगभग उस स्पेस को समाप्त कर दिया है। अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो अभी सिर्फ प्रशांत किशोर दिखते हैं सर, एनडीए वर्सेस प्रशांत दिख रहे हैं। तेजस्वी तो बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं सर। वो जैसे इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में फायदा उनको हो जाए, वो इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सर कि राहुल गांधी बहुत आक्रामक थे, पर अब अभी की स्थिति सर मैं आपको बता रहा हूं कि अभी की स्थिति है कि महागठबंधन से ज्यादा अब जो है अटैकिंग वो प्रशांत किशोर है। और एनडीए के नेताओं को समझ नहीं आ रहा सर, जो भाजपा हमेशा चारा चोर का एक आरोप लगाती रही लालू प्रसाद यादव पे, आज वही भारतीय जनता पार्टी न तो सम्राट चौधरी को, न दिलीप जायसवाल को, और ना तेल चोर जिनको कहते हैं सर, ये वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ना संजय जायसवाल को ये डिफेंड नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो कई स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे देखे हैं सर कि जिनको जवाब नहीं मिल पा रहा, वो एंकर से लड़ पड़ रहे हैं कि आप क्यों इस तरीके से पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई जवाब नहीं है सर।
तो कहीं न कहीं बिहार चुनाव ने सर एकदम सियासी जो है माहौल को गर्म कर रखा है सर, और हम लोग देख रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है सर कि अगर सत्ता में प्रशांत किशोर नहीं भी आते हैं, तो भी एक अलग जो उन्होंने जगाई है, एक जो बात उन्होंने निकाली है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी सर। इसका जवाब एनडीए और महागठबंधन दोनों को देना पड़ेगा। सर, क्या इतनी ताकत दिखा पाएंगे प्रशांत किशोर कि वो ये साबित कर दें कि पदयात्रा ऐसे नहीं होती, जो मैं करता हूं वैसी होती है? सर जैसे क्या है कि प्रशांत किशोर ने अब तक अपनी ताकत दिखाई है सर। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, आप मीडिया का जो प्राइम टाइम है, उसमें सबसे ज्यादा स्पेस किसने लिया है? किसकी रैलियों में ज्यादा भीड़ आ रही है? किसके मुद्दे ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं? अगर इन पैमानों पे बात करें सर, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को एक एज दिखता है, वो एक कदम आगे दिखते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कि जनसुराज की सरकार बनेगी, तो वो कहते हैं इतनी फॉर्मली तो मैं नहीं कह सकता, दो चीजें हो सकती हैं, या तो 10 के नीचे रहेंगे या फिर इतनी सीटें आएंगी कि गिनते गिनते थक जाएंगे, जो किसी ने सोचा नहीं होगा। सर अब तो बस 14 नवंबर तक का इंतजार है, और बिहार की जनता अपना फैसला सुना देगी कि उसको विश्वास कौन सी पार्टी में, कौन से गठबंधन में। क्या ऐसा है कि इस बार के जो भी चुनावी नतीजे हों, प्रशांत किशोर का जो रिजल्ट होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि ये तय हो जाएगा कि पदयात्रा ऐसे होती है? वो एक आइडियल खड़ा कर बिल्कुल होगा सकेंगे? सर, बिल्कुल होगा सर। मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, और ये बिल्कुल पुख्ता खबर है कि बड़े से बड़े नेता भी इस बात को लेके परेशान है कि जनसुराज किस कैंडिडेट को उतारना चाहता है। सर हम जब बात कर रहे हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अब प्रशांत किशोर का सबसे, जो कहते हैं ना, उनके मन माफिक फील्ड पे अब चुनाव हो रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है सर कि वो स्ट्रेटजी किस बात की बनाते हैं? वो स्ट्रेटजी इसी बात की बनाते हैं कि अधिक से अधिक वोट्स को कैसे पोलराइज किया जा सके, कैसे गेन किया जा सके। तो हम उनको बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं सर। दूसरी बात ये है सर कि जो जनता से कनेक्टिविटी है, आम जनता से, जैसे सर अगर आम जनता कैसे कनेक्ट करती है, अगर आपके बगल वाला कोई कोई लड़का है और जिसने आपकी मदद की और इस बार वो जनसुराज जैसी पार्टी से टिकट लेके आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जमता है, एक उत्साह आता है। पिछले 20 सालों में सर घिसे पिटे ढर्रे पे चुनाव हुआ, इस बार नयापन देखने को मिल रहा है, और मुझे तो लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं इस बार बिहार के नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। हरीश, पवन सिंह का मुद्दा इम्पोर्टेंट बन रहा है क्या? जिस तरह से लखनऊ में उनकी पत्नी उनके घर पहुंची, पुलिस आई, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा आएगा? सर चूंकि किसी के प्राइवेट लाइफ पे तो कोई कमेंट करने का अधिकार हमें नहीं है, और चूंकि पवन सिंह सेलिब्रिटी हैं और अब तो पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जाती है उनकी लाइफ। सर आप एक बात बताइए, जिसकी पत्नी करोड़ों लोगों के सामने आके रो रही हो कि मैं अपने पति के घर में नहीं रह पाती हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, सर आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है सर। और मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों? कब सरकार जगेगी? कब जो है नीति नियंता है उनको लगेगा कि नहीं, इस तरीके से ये नहीं हो सकता। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि आज अगर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं तो कल को आप कैंडल लेके मत निकलिएगा। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से परेशान है, और उनकी परेशानी को दूर करना चाहिए। सरकार को इसमें एक्टिवली आना चाहिए सर। देखिए पवन सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इसका ये कतई मतलब नहीं है सर कि करोड़ों लोगों के सामने वो अपनी बीवी के साथ इस तरीके का बर्ताव करें। ये जितनी निंदा इससे की जाए वो कम है सर। देखिए, भारत का जो ताना-बाना है, सामाजिक ताना-बाना, उसमें वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हालाँकि कई सारे नेताओं के साथ इस तरह का मामला रहा है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी, और दूसरी बात लेकिन ये भी है कि इस देश की जनता भूलती बहुत जल्दी है। तो ये तो ख़ैर वक़्त बताएगा कि क्या नतीजा निकलता है पवन सिंह की जो भी सोशल इमेज बन रही है सोशल साइट्स पर, या अ, ऐसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर जिस तरह की बात हो रही है, वो तो तभी देखा जाएगा। लेकिन अ, आम तौर पर बिहार की, उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ इंडियन जो भी स्टेट हैं, काऊ बेल्ट जितने भी हैं, उसमें माना जाता है कि
अगर इस तरह की बात कोई आई, पर्सनल लाइफ में अगर कोई इस तरह का काम करता है, तो लोग अच्छा मानते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सर, इसका ख़्याल पवन सिंह को भी रखना चाहिए। जैसे क्या होता है ना सर, कि या तो आप उस शादी को स्वीकार करिए, या तो शादी से बाहर निकल जाइए। पर ये जो अभी ड्रामा चल रहा है सर, इसने कहीं न कहीं वो जो हमारा सोशल ताना बाना है, उसको एंगेज किया है सर। कहीं न कहीं ये एक गलत मैसेज पवन सिंह के खिलाफ जा रहा है। पहली पत्नी उनकी, वो मर गई। दूसरी अक्षरा सिंह का देखा आपने कि कितना लंबा एपिसोड चला था, वो चलो निकल गया। अब ये ज्योति सिंह आई है, इनका भी मामला सर पिछले 2 साल से सर ये मामला चल रहा है। मैं तो एक चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्या है, और कोर्ट ये रोक क्यों नहीं लगाती कि भाई आप ठीक है, यह आपकी प्राइवेट लाइफ है। अगर आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं, और आप पब्लिक कर क्यों रहे हैं, जैसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह आपकी प्राइवेट लाइफ है। और अगर पवन सिंह के कैरेक्टर के ऊपर ऐसे ही दाग लगता रहेगा, तो आप बताइए सर, कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनको टिकट देगी? और जो पार्टी टिकट देगी, वो फिर सर उसको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी पवन सिंह हैं। हमको एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है, तो उसके साथ थोड़ा दूरी बनाने की जरूरत है सर। तब तक, जब तक कि वो सही प्लेटफॉर्म पे ना आ जाए, जब तक उनकी प्राइवेट लाइफ जो है वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए सर। थोड़ी देर पहले आपने चिराग पासवान और धर्मेंद्र प्रधान की बात की थी, दोनों में कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। ये कितना गंभीर है मामला? सर बहुत गंभीर मामला है। चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है, अब तक सीट शेयरिंग को लेके सर कोई बात नहीं बनी है। जब तक उनको पता नहीं होगा कि हमारे कितने कैंडिडेट उतरेंगे, और जब तक कैंडिडेट को वहां लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, उसको तैयारी का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक मनमाफिक रिजल्ट कैसे आएंगे सर? क्या इस तैयारी के साथ एनडीए जाएगी चुनाव में? और हम लोग एनडीए को मानते थे कि वो एक कदम अपने अपोजिशन से एक कदम आगे रहती है एनडीए। लेकिन ये ऐसा पहला चुनाव है सर, जहां मुझे लगता है कि एनडीए की तैयारी उस तरीके से नहीं दिख रही है जिसके लिए एनडीए जानी जाती है। नीतीश कुमार भी उतना एक्टिवली सर इसमें पार्टिसिपेशन उनका नहीं है। हालांकि आज पटना मेट्रो को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। पर आपने एक चीज नोट की होगी सर, या नोटिस किया होगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा जदयू के नेता पर ये वही नीतीश कुमार है सर, जो जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते थे, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी सर। आज वही नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं सर। मेरा देयर इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ मेरा है। मेरा यही सवाल था अगला, कि एनडीए हमेशा जंगल राज की बात करता है, तो अपने 20 साल के काम काज में जो 20 साल का इनका काम है, उसमें कोई ऐसा काम क्यों नहीं गिनाते जो बहुत अच्छा काम रहा हो, और अपनी उपलब्धि के तौर पर उसको क्यों नहीं पेश करते? भ्रष्टाचार ही सर मिटाया हो, चलो। सर काम गिनाएंगे कैसे, जब वो एक यूनिट के रूप में चुनाव लड़ेंगे तब तो गिनाएंगे। इधर जदयू अपने नेताओं को बचाने में लगी है, उधर भाजपा अपने नेताओं को बचाने में लगी है। समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से ये प्रशांत किशोर ने क्या कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ये इस तरीके से है। अशोक चौधरी खुद को बचाने में लगे हुए हैं, मौर्य जी अपने को बचाने में लगे हुए हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं। कहने का मतलब ये है सर कि एज ए यूनिट अगर आप लड़ेंगे, तब तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मुझे तो दिख ही नहीं रहा कि एनडीए एज ए यूनिट लड़ रही है। चिराग पासवान अलग इलाक अलाप रहे हैं, अब तक चिराग पासवान के साथ मीटिंग नहीं हो पाई। आपकी जो तैयारी है सर, वो जनता के सामने नहीं दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं एनडीए एनडीए सेल्फ गोल करने को तैयार हो रही है ऐसा करके। क्योंकि जो भी यूथ है, जो भी पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि इस बार एनडीए कहीं ना कहीं हियर एंड देयर दिख रही है सर। वो जाने कैसे हनुमान है चिराग पासवान की, अपने राम के की सेना के खिलाफ ही जाके खड़े हो जाते हैं भीतर भीतर। सर चाहे चिराग पासवान जो भी हो, पर हैं तो बिहारी ही, और बिहार के लोगों को छला जाएगा तो हर बिहारी को कष्ट होगा सर। तो इसी कष्ट से वो गुजर रहे हैं, वो तो दिखता है सर। जब वो कैमरे पे ये बात करते हैं तो ये दिखता है। कई बार ऐसा होता है सर कि वो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। जदयू वो जनसुराज ने सर एक सीरीज शुरू की है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, और बिहार में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। सर ऐसा है कि हम, मतलब जो बिहार के लोग हैं, वो इस बात को तो समझते हैं कि क्या एक ही देश में हमारे साथ इस तरीके से दोहरा बर्ताव हो सकता है कि एक तरफ आप बुलेट ट्रेन की बात करें, गिफ्ट सिटी की बात करें, और दूसरी तरफ आप हमारे लिए कहें कि हमने सहरसा से एक ट्रेन चला दी है,
2 जनरल डब्बे उसमें जुड़ गए हैं। कहीं न कहीं सर बिहारी अस्मिता की भी बात है और बिहार के लोग निश्चित रूप से इसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हरीश। बात दरअसल ये है कि अब तारीखों का ऐलान हो गया है और अब असली जो वार प्रतिवार होगा वो अब दिखेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएँगी तीखापन बढ़ेगा और वार बहुत ज़्यादा पर्सनल भी होते जाएँगे। इन्हीं सब के बीच में आपको फिर से दौड़ लगानी है, आपको बिहार में और घूमना है और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार फिर से जब हम मिलें तो बहुत सारे नए कलर्स क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, तो बहुत सारे नए कलर्स लेकर आप आएँगे और हमें नई-नई खिड़कियों से नई-नई चीज़ें दिखाएँगे, बताएँगे कि बिहार में असल में इस बार क्या होने जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हरीश। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर।